तो भाई तब तक 8 का कोई न्यूमेरिकल बच गया हो ना, तो फटाफट नंबर लिख दो उसका, जो बैच में सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर 8 का कोई न्यूमेरिकल बच गया हो जो करवाना हो तो सॉल्व कराने के लिए लिख दो नंबर। एक भी नहीं, ढूंढ लो। जो हो चुके होंगे वो दोबारा नहीं करूंगा भाई, फिर उसके लिए तुम खुद अपना टाइम खर्च करना, दोबारा जब पढ़ाऊंगा तो फिर आ जाना, है ना। तो अभी 1-2 दिन नहीं हुए उनको नहीं कर पाऊंगा दोबारा, नहीं तो नया कभी होगा ही नहीं। और स्क्रीनशॉट दिया करो, क्वेश्चन नंबर 26, 31 दोनों ही हो चुके होंगे, तो दोबारा कराऊंगा तो आ जाना। 8th B 31 दो बार हो गया, जरूरत नहीं है करने की। और 26 वो भी हो गया दो बार, कल ही हुआ था। फिर उसके बाद ऐसे पेज नंबर से नहीं पता चलेगा बड़े, एक्सरसाइज लिखो 8C क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ये रह गया बस केवल। क्वेश्चन 8 कौन सा एक्सरसाइज वो लिखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज का नंबर, पेज नंबर से काम नहीं चल पाएगा। तब तक ये पेज नंबर से क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, तब तक मैं आगे के सॉल्व कर लेता हूँ। फिजिक्स का ही नंबर है। एयर थे क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में ये और लिख दो साथ में, न्यूमेरिकल या थ्योरी वो भी लिख दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 8 थे, सारे हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। तुम या तो देर से आते हो इसलिए छूट जाते हैं तुम्हारे, या कोई और वजह है। A wire of resistance 3 ohm, length 10 सेंटीमीटर, स्ट्रेच टू 30, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का है और इसका रेजिस्टेंस ये इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में बहुत है ना। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम का रेजिस्टेंस है, लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, स्ट्रेच करना खींच दिया इसको, लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा A/3, क्योंकि जब खींचोगे तो एरिया कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा था, इसका एरिया A, तो बस खत्म हो गया। R इज इक्वल टू रो L/A, फॉर्मूला लगा दो, R की जगह 3
रो ऐसा कैसे ही अपॉन ए इंटू लेंथ, लेंथ 10, तो यहां से रो अपॉन ए की वैल्यू लिख दो, वो आ गई 3/10। फिर R2 निकाल दो, रो बदलता नहीं है, लेंथ 30 हो गई, एरिया ए नीचे और 3 ऊपर चले गया, रो अपॉन ए इसकी वैल्यू 3/10 लिख, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 27। तो हो चुके हैं, क्योंकि वैसे ही टाइम पास कर रहे हो, सारे वही क्वेश्चन पूछो जो हो चुके, इसलिए खत्म काम। चैप्टर 9 पे आ जाओ। इसमें एक्चुअल में कुछ ज्यादा है नहीं, है ना, छोटा सा चैप्टर है, टुकड़ों में हो जाएगा। दो 2 दिन लगेंगे शायद इसके वर्कशीट करने में, तब तक इसके पार्ट हो जाएंगे। एक तो तुम भाई चैप्टर 9 में से कुछ कटपिट हुई है तो जरा एक बार ढूंढ के लिख देना उसमें, तब तक मुझे मिल जाएगा तो मैं भी देख देता हूँ। शायद कोई चीज सर्किट वर्किट कटे तो बता देना कौन से कटे थे, एक बार चेक कर लो। और विमन भैया मैं पहले खुद सिलेबस देख लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, कोई चीज छूटी होगी पहले पार्ट में से तो पता चल जाएगा। ओम्स लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल ये भी हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी बता दिया। फिर नीचे स्कोप में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस आर एंड चार्ज क्यू, ओम्स लॉ स्टेटमेंट चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वाला इस बार हट गया। फिर V इक्वल्स टू आई आर, ऐसा यूनिट, ग्राफ ऑफ V वर्सेज I चाहिए, V वर्सेज I वाला ग्राफ आएगा, ठीक है, और I वर्सेज V होता है तो ग्राफ उल्टा बन जाता है, और स्लोप जो होता है 1/r के बराबर होता है। फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम स्लोप, नोमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वो ओमिक, मतलब ये तो ओमिक होते हैं जिनमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए। मान लो ये ग्राफ बना V एंड I में, और ग्राफ इस तरह का आ रहा है स्ट्रेट लाइन तो ओमिक है, और ग्राफ है V एंड I में, और ग्राफ कर्व आ रहा है ऐसे घूम गया तो नॉन ओमिक होगा, ये ओमिक कंडक्टर है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर। फिर आगे दिया हुआ है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक चीज छूटी है, सुपर कंडक्टर छूटा है, वो अभी लिखवाता हूँ। ईएमएफ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, डेरिवेशन है नहीं इस बार, सिंपल न्यूमेरिकल यूजिंग अबव रिलेशंस, सिंपल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, 4 से ज्यादा वाले है ही नहीं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर, एक सुपर कंडक्टर रहेगा वो अभी लिखवा देना, अभी लिखवा दूंगा उसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जांपल्स ऑफ हीटर, मोटर, लैंप, लाउड स्पीकर, ये सब हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। W इज इक्वल्स टू सारे फॉर्मूले लिख दिए, यूनिट लिख दिए, पावर रेटिंग वो भी हो गया, हाउस होल्ड कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी हो गया, इतना हो गया। अब आ गया हाउस होल्ड सर्किट, इसमें देख देता हूँ क्या हटा है, कुछ नहीं हटा। हाउस होल्ड सर्किट, मेन सर्किट, स्विच, मेन सर्किट, switches, fuse, अर्थिंग, सेफ्टी प्रिकॉशन, 3 पिन प्लग, हाँ, पहले वो कर लो, तारशी से वो ले लो। 3 पिन प्लग, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, ये तो ये है,
फिर हाउस वायरिंग, रिंग सिस्टम हट गया, वही मेरे को लग रहा था कुछ हटा है। मेन सर्किट ये हट गया भैया। हाउस वायरिंग गायब है, मतलब आर्टिकल 1 पूरा नहीं है। एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल नंबर 8.2 नहीं है। रिंग सिस्टम भी नहीं है। भाई एक तरह से मान लो ए पार्ट गायब है पूरा, बी पार्ट से काम शुरू है। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। मेन सर्किट 3 वायर्स लाइव न्यूट्रल अर्थ विद फ्यूज एमसीबी, विद फ्यूज एमसीबी इतना काट दिया। हाउस होल्ड वायरिंग, रिंग सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये हट गया। फिर मेन सर्किट में 3 वायर्स हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर विद फ्यूज एमसीबी, main switch and its advantage, need for earthing। ये सर्किट डायग्राम भी हट गए। ठीक है, मेन स्विच एंड इट्स एडवांटेज है, फिर सर्किट डायग्राम हट गए इसके मेन स्विच के, मतलब जो स्टेयर केस वाले डायग्राम वगैरह है वो नहीं आएंगे। तो इस सर्किट डायग्राम इसके हटा दिए। ठीक, ये सब हट गया। सर्किट डायग्राम हटा है, 2 वे स्विच हट गया, स्टेयर केस वायरिंग हट गया, फिर डायरेक्ट आ गया नीड फॉर अर्थिंग, फ्यूज। 3 पिन प्लग। तो भैया इतनी चीजें हट गई हैं, मैं बता दे रहा हूँ। फाइनली ये गायब है इसमें से। हाउस वायरिंग, रिंग सिस्टम खत्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एंड सर्किट डायग्राम नहीं है, 2 वे स्विच नहीं है, स्टेयर केस वायरिंग नहीं है। इतना काम तो नहीं है बिल्कुल। सेफ्टी प्रिकॉशंस है एंड कलर कोडिंग है बस। अब तुम भैया पढ़ के देख लिया पूरा सिलेबस, ठीक है। इसमें इतनी चीजें गायब हैं, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। जो सिलेबस में से काटा है वो है हाउस वायरिंग, ये कट हो गया। रिंग सिस्टम ये भी नहीं है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं है। ठीक है, बस मेन सर्किट से शुरू है और बीच में फिर दोबारा काट दिया। सर्किट डायग्राम नहीं है, 2 वे स्विच नहीं है, स्टेयर केस वायरिंग नहीं है। इतनी चीजें कटी हुई हैं, तो काफी कम बचा हुआ है और छोटा पार्ट है। वो वही लिखा है इन लोगों ने भी। चलो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लो। सबसे पहले तो एक तो आज फ्यूज वायर लिख लो। फ्यूज वायर, इसके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सारे लिख लेना। पहला लिखो, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस used for limit the electric current in the circuit। ठीक है, फिर से सुन लो। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस को अंडरलाइन कर लो। यूज्ड फॉर लिमिट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहली बात क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस है। किसकी सेफ्टी डिवाइस? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की सेफ्टी करता है ना। हमारी सेफ्टी तो है ही, लेकिन बेसिकली इसका काम है टू सेफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम हायर करंट। यदि हायर करंट आ जाएगा तो डैमेज होगा। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पाए नहीं पाए पता नहीं, कि यदि मान लो हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट करंट हाई हो जाता है। और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, कल बता दिया था, एक रेटिंग होती है। मैक्सिमम करंट हो सकता है कि इसके ज्यादा करंट पास करेगा तो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। तो लिमिट करने को करंट के लिए एक फ्यूज वायर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिया है,
1250 वॉट का है एंड 250 वोल्ट का है, ये दिया हुआ है। तो पहले हम आई निकाल देंगे, वो किससे निकलता है, P इक्वल्स टू वी आई से निकलता है ना। पावर 1250 एंड वोल्टेज 250, डिवाइड करेंगे 6 5 5 एम्पियर का करंट आ गया। यदि मान लो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर से एक्सीड कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाएगा और उसकी एमर्चर जो है वो मेल्ट कर सकती है, कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है उसमें। तो 5 एम्पियर फ्यूज वायर की रेटिंग हो जाएगी, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का होगा। एक हम फ्यूज वायर लगा देंगे जो 5 एम्पियर तक की करंट को पास कराएगा, उसके बाद फिर वो खुद मेल्ट हो जाएगा, है ना, खुद मेल्ट हो जाएगा, है ना, बाकी कुछ नहीं करेगा, करंट रोकने का काम नहीं करता, खुद मेल्ट हो जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात फ्यूज वायर के बारे में ये, एक तो रेटिंग से पता चलेगा कितना फ्यूज वायर लगाना है, 5 एम्पियर का लगाना है ना, इसके बराबर का लगा देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो फ्यूज, पहली चीज तुमने लिखी है फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस। दूसरी बात हो गई इट लिमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट कर देता है, ठीक है, इससे ज्यादा करंट पास करेगा तो ये खुद मेल्ट हो जाएगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात लिखो, फ्यूज वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, लिख लो तो भूल भाल जाओगे, फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस बट लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो डेफिनेटली यदि मान लो करंट ज्यादा आ रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो जो वायर है वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए एक बात, लेकिन मेल्टिंग तो तब होगी जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो। मालूम चला तुमने फ्यूज वायर लगा दिया टंगस्टन का, है ना, उसकी मेल्टिंग होती है 2000 3000 पे, तो मेल्ट ही नहीं करेगा, है ना, खुद तो वैसा का वैसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसा फ्यूज वायर चुनना होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस हो बट लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। और जनरली ऐसे फ्यूज वायर बनाने के लिए हम अलॉय यूज करते हैं, लिख लो, alloy of lead and tin is used for making the fuse wire. एक और चीज लिख लो, फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखो नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। और इसके साथ ही एक चीज और याद कर लेना घर पे आज ही, कि जो 3 तरह के कनेक्शन वायर होते हैं, है ना, किसी भी सर्किट में 3 तरह के वायर यूज होते हैं। एक होता है लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। जो लाइव वायर होता है ना, इसमें से मेनली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करता है। ये हॉट वायर गर्म तार होता है ना, ये सपोर्टिंग वायर होता है, और ये प्रिवेंशन के लिए होता है कि हमें कोई झटका नहीं लगा, कोई शॉक नहीं लगा, इसके लिए अर्थ वायर होता है। तो जो लाइव वायर है ना, ये बेसिकली सारा करंट एक तरह से इसमें से पास होता है और ये सपोर्ट करता है इसको, है ना, बिना सर्किट कंप्लीट इसके होगा नहीं। तो खाली लाइव वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सपोर्टिंग के लिए न्यूट्रल वायर चाहिए होता। आज इसकी कोडिंग और याद कर लेना, ठीक है। जो लाइव वायर होता है ये तो होता है, लिख लेना पूरी डिटेल, ब्राउन कलर का होता है लाइव वायर, लाइव वायर इज ऑफ ब्राउन कलर। पहले जमाने में रेड का भी होता था, अब रिसेंटली ब्राउन का होता है। फिर न्यूट्रल वायर लिख लो, लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू। पहले रेड एंड ब्लैक चलते थे, है तो रेड जो था वो तो होता था लाइव, और ब्लैक जो होता था वो न्यूट्रल वायर होता है।
अब जो है वो ब्राउन कलर का होता है लाइव वायर, एंड लाइट ब्लू कलर का जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। बट अर्थ वायर का कलर जो है वो या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, क्योंकि अर्थ जो ज्यादातर जगह ग्रीन या येलो कलर की है, इसलिए अर्थ वायर ग्रीन और येलो कलर का होगा। ठीक है, तो लाइव वायर ये ब्राउन कलर का, ये लाइट ब्लू कलर, और ये या तो येलो कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये कलर कोडिंग याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत आता है। लाइव वायर सपोर्टिंग वायर के लिए न्यूट्रल है, और अर्थ वायर, ये अर्थ वायर की बात पूरी डिटेल आएगी, लेकिन अभी कलर कोडिंग आज याद कर लेना। तो जो फ्यूज होता है वो लाइव वायर में कनेक्ट होता है, लिख लो, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर में कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के इंडिविजुअल फ्यूज भी आते हैं, है ना, ये तो एक मेन स्विच में फ्यूज लगा देते हैं। अब फ्यूज वायर की जगह एमसीवी यूज होने लगी है। तो ये तो हो गया फ्यूज वायर क्या होता है, इसके 4-5 क्वेश्चन जो थे मेन थे, पहले इतने याद कर लो। पहली चीज थी fuse wire is always connected in live wire. Fuse wire limit the electric current in the circuit. Fuse wire having high resistance and low melting point, and alloy used for the fuse wire is alloy of lead and tin. ठीक है, ये मेटेरियल क्या होगा, alloy of lead and tin होगा। ठीक, और ऑब्वियसली शॉर्ट साइज का होता है और पतला भी रखते हैं। ऑब्वियसली शॉर्ट होगा, है ना, और पतला होगा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो लगाने में दिक्कत होती है, तो शॉर्ट साइज का होता है और पतला रखते हैं। ऑब्वियसली ये कि मान लो तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। हाई रेजिस्टेंस होगा तो फिर हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हाई रेजिस्टेंस रखने के लिए इस वायर को हम लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रखते हैं। पतला क्यों होता है, जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो। बाकी तो जनरल बातें है, अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है। alloy of lead and tin melt about 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी वायर यूज नहीं कर सकते, जैसे कॉपर वायर वगैरह यूज करेंगे तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सबका ही, है ना। इसको इसलिए यूज करते हैं कि स्पेशली बनाया गया है इसी काम के लिए, है ना। इसकी प्रॉपर्टी इस तरह की होती है कि रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो स्पेशली एलॉय से बनता है ना। इतनी बात तो तुम ये याद कर लेना। इसके अलावा आज के लिए वो इतना याद करना काफी है, फ्यूज वायर की 5-6 प्रॉपर्टीज और लाइव वायर के कलर, न्यूट्रल वायर का कलर, अर्थ वायर का कलर, इतना याद कर लेना, है ना, क्योंकि मुझे 3 दिन में धीरे धीरे करके इसे खत्म कराना है, तो आज इतना ही तैयार कर लेना। अब तो मैं अभी ग्रुप पे एक पेपर मिल जाएगा तुम्हें, इसमें पिछले काफी साल के क्वेश्चन मिलेंगे, वो करना शुरू करने हैं। इस पे देख लेता हूँ, मेल पे आया होगा तो वही दिखा देता हूँ। तो भैया इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी। वो पहुंच गया होगा, देख लो। जिनके पास डिवाइस में दिक्कत है वो यहाँ से शुरू करो, और कॉपी पे लिख के करने, फुकट काम मत करना, फालतू बैठना मत। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाओ शुरू जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
तो बस सम करके जाना, भागा दौड़ी से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर तो दिया हुआ ही है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए कर दूंगा, ठीक है ना, बाकी आगे बढ़ते चलो। और इनमें से कोई छूटा तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में भी छूट सकता है। तो इस पे तो कोई छोड़ना मत, अक्सर का पूछते हैं तो करें क्या भाई, इतना कर लोगे तो 100 नंबर तो तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, कौन रोक लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 two valve marked with this and this, calculate their रेजिस्टेंस है ना, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो तरीका जरूर देख लेना, फॉर्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आर का फॉर्मूला ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो R1 अपॉन R2, और मेथड देख लेना, बहुत से तो पागलों की तरह पूरा रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड करते हो, तो कई पागल वागल भी हो सकते हो। अब ये आएगा V है ना, R1 अपॉन R2, तो V1 स्क्वायर एक बार लिख के दिखा देता हूँ, V1 स्क्वायर अपॉन R1, ये तो नीचे आ जाएगा, इनटू V2 स्क्वायर और R2 ये ऊपर आ जाएगा। अब V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर में ये है ना, V1 स्क्वायर, तो ये हो गया V1 की वैल्यू है 220 इंटू 220। ठीक, एक मिनट सुधारता हूँ, पी लिखता हूँ अभी, वहां पे सुधार दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आएगा ये P है, P1, और ये आएगा P2, ये ऊपर चले गया। तो P1 की वैल्यू जो ये 100, फिर N2, अब ये आ जाएगा 110 इंटू 110, और ये आ जाएगा 60। तो बस होता क्या है कि मान लो बच्चे ने पूरा रेजिस्टेंस निकाला, तो पहले तो पागलों की तरह डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोबारा उसी को फिर करेगा, तो बेवकूफ़ी है। इसमें क्या एडवांटेज है, ये 2 जीरो से ये कट गए, 22 से ये 5 बार कट गया, ये 20 से ये 5 बार कट गया, ठीक है। इस 5 से ये 12 टाइम्स कट गया, तो बस आंसर आ गया। चाहे ये लिख दो 12:5, और चाहे 5 से डिवाइड करके लिखोगे तो आएगा 2.4:1, कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इस चैप्टर में ध्यान रखना काट पीट कैसे करनी है, क्या करनी है, वो समझ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और जिनको आते जा रहे हो करते चले जाओ, मेरे में तो बल्कि दिख भी ना, तुम्हारे में बड़ा करके दिख भी जाएगा, ये सुविधा है उसमें। साइड मेकर वगैरह करने जो बुक में हो चुके हैं उन्हें भली छोड़ देना। कुछ और पूछना तो हाथ उठाओ फटाफट बेटे, जो आज बच जाएंगे वो कल तक इसको घर पे खत्म कर लेना पूरे को। कल दूसरी वर्कशीट का नंबर का 3 वर्कशीट है, और 3 दिन में इसकी थ्योरी भी खत्म करा दूंगा थोड़ी थोड़ी करके। कोई याद नहीं, चलो। थ्योरी का भी पूछ सकते हो, ठीक है ना।
आंसर लिखा है, पूछने के लिए लिखा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बड़ा करके देख लो। मेरे ख्याल में तो मेरे को तो कम दिखाई देगा, तुम तो बड़ा करके देख सकते हो। ये तो 3 ओम है। जिनको कम नहीं मतलब बड़ा नहीं हो पाएगा जिनके, वो देख लेना। ये 3 ओम है, 3 ओम, ये वाली 3 ओम है, ये 2 ओम है। 3 ओम 2 ओम, ऊपर की दो वैल्यू, नीचे की दो वैल्यू है 6 ओम एंड 4 एम। फिर से सुन लो, ऊपर 3 ओम 2 ओम और नीचे है 6 ओम एंड 4 ओम। ये ले क्वेश्चन नंबर 3, जिन्हें नहीं है वो देख भी लेना। ये क्या हुआ, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। ये 30 ओम है। ये 6 ओम और ये 4 ओम। ये लिया हुआ है। अब इसको इक्वल टू कर दो। देखो ये 3 और यहां से कर, ये तीनों पैरेलल में होगा, ये और ये वाला तीनों पैरेलल में। ऑब्वियसली बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं बुक से मिलते जुलते ही होते हैं, बुक में भी ये क्वेश्चन। तो ऊपर वालों को पहले दोनों को ले लेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये ऊपर हो जाएगा 3 + 2 5, बीच वाला आएगा ये 30 ओम, और लास्ट में जो नीचे वाला आ रहा है ना, ये 6 और 4 मिला के 10 ओम। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल देना। 30 तो नहीं आएगा आंसर, कुछ और ही आएगा थोड़ी। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10। ऑब्वियसली छोटे वाले से भी छोटा आएगा, यानी कि 5 से भी कम आएगा। तो 1/r इज इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा इन सबका, एलसीएम 30 10 एंड ये तो 30 हो गया।
तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये दो तो हो गए अभी। डायग्राम शायद क्लियर नहीं है, इसके दोबारा भिजवाऊंगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का फर्स्ट पार्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 100 वॉट 250 वोल्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट दिस कन्वे। तो पहले तो लिख दोगे आई मैक्सिमम की वैल्यू बताता है ना, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कैलकुलेटेड। और दूसरा लिख दो द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब, है ना, रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम करंट पास होगा वो पता कर सकते हैं। फिर अगले पार्ट में पूछा है हाउ मच करंट विल बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू दिस। तो कई बार लिखवा दिया है, वोल्टेज सेम है, P इज इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि वोल्टेज दोनों बार 250 लिखा हुआ है। ये दोगे 5, 6 का डायग्राम ही बनाता हूं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बताता हूँ तुम्हारी बात का आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 6, हम्म 6 का एक तो डायग्राम बनाऊं पहले। Three resistors are connected to a 12-volt battery as shown in the diagram। तो पहले डायग्राम बना दो तो फिर तुम्हें दिखाई दे जाएगा, तो कर भी पाओगे। ऑब्वियसली बुक में से हो चुके हैं, इसीलिए बाद में कराया जिससे प्रैक्टिस कर पाओ खुद। ये तो 12 वोल्ट की एक बैटरी है और ये एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ये 6 ओम का है और ये 12 ओम का है। अब सबसे पहले पार्ट में से पूछा है मैंने, ये तो डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं।
व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो सर्किट का, इन दोनों का पैरेलल में निकालो, अपने आप पता भी चल जाएगा कि ढेला सीखे या नहीं सीखे, यही पता चल जाएगा। पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो पैरेलल में, बाद में सारे इल्जाम दूसरों पे लगाते रहते हो। 7 दिन हो गए सीखते हुए, क्या लिख पाए? लिख भी दो एक आध, छोटे बच्चे लिखोगे तो फायदा, बड़ा वाले तो लिख ही देता है। टोटल लिख दिया एक बच्चे ने, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड आ रहा है 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो एलसीएम आएगा 12, 1 प्लस 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। इन दोनों का मिला के 4 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 4 12 ओम होगा। फिर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज टोटल दिया है 12, रेजिस्टेंस वो भी 12, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर का। ये 1 एम्पियर आ गया। इसको कर लेना ध्यान से, क्योंकि ये हर बार इसीलिए बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये 1 एम्पियर का करंट आ गया। अब बुद्धि लगाओ, यहां से आई चले गया, ये चेक होगा तुम्हारी बुद्धि का, कुछ सीखते हो नहीं सीखते हो अपने आप। तो यहां से बचेगा 1 माइनस आई। निकालो आई की वैल्यू, कैसे निकालोगे? आई की वैल्यू निकाल के लिख भी देना, क्योंकि शायद में पूछी भी नहीं है। 6 ओम पूछा, अच्छा। तो मैं सारे इसके डायग्राम एक बड़े पेज पे चिपका के भेज दूंगा, तो अपने आप देख लेना कौन सा किसका है। सारे डायग्रामों को चिपका के भेज दूंगा। थ्योरी तो सही दिख रही है, डायग्राम कम दिख रहे हैं, तो अभी सब चिपका दूंगा एक पेज पे। लिखा है कुछ बच्चों ने 1 एम्पियर तो टोटल है बेटा, उसके आगे की बात करो। एक एक में से कितना कितना जाएगा, आई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। 1 तो निकाल ही लिया। लिखा है एक बच्चे ने 1, ठीक लिखा है। सूक्ष्म सिंगल एक ने लिखा है। ध्रुव भैया ठीक ही लिखा है वैसे तो। ये आएगा, आई की वैल्यू निकालने का तरीका ये है। ये नहीं सीखा तो नंबर जाएंगे भी तुम्हारे वैसे। हम लिखते हैं ये 12 है, तो पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम, ये लिख देंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला आई इंटू आर होता है। कितना करंट है? आई। कितना रेजिस्टेंस है? 12। ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया। नीचे में करंट कितना है? 1 माइनस आई है। कितना रेजिस्टेंस है? 6 है। ऐसे करते हैं, 6 से कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2i, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू तो आ रही है 1/3। ऊपर वाले में से 1/3 करंट जाएगा। हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट कम होता है, और नीचे वाले में से, मतलब ये 12 ओम हो गया, और जो 6 ओम वाला है इसमें से जाएगा 2/3। 1 माइनस 1/3, 2/3 एम्पियर। तो दोनों आंसर लिख दिए। एक पार्ट शायद और पूछा था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम। यहाँ पे कितना होगा, तो वो भी फॉर्मूला लगा लेना। जैसे यहाँ पे निकालना है वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। करंट कितना था? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना निकाला था इन दोनों का मिला के? 4। तो ये आंसर आ गया, 4 वोल्ट। भैया ये तो 6 है, अभी कहाँ 8 पे पहुंच गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया है 6 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द डायग्राम, है ना। 6 का डायग्राम ऐसे है। सारे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम है इसमें।
2 ओम, और यदि पहले कर लिए होते ना मेरे साथ जब बुक के करा रहा था तो 100% रिजल्ट आता, कहीं कोई अटकता नहीं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 5 ओम, ये दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ से करंट अलग अलग भी बनाया था, बहुत बार किया ये। इधर से करंट गया, फिर इसमें तो एक जैसा रहेगा, इन तीनों में एक जैसा करंट होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन तीनों को मिला के 2 + 3 5 + 5 10 ओम हो गया, और ये भी 10 ओम है, ये 2 और ये 5। अब ये 10 10 पैरेलल में है, तो ऐसे लगा लेना 1/r इज इक्वल टू 1/10 + 1/10। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। तो ये बन गया, ये 2 ओम, ये 5 ओम, और अब भी टाइम है ना। अभी भी आज भी ना दोबारा घर पे कर लेना, आएंगे केवल उन्हीं बच्चों को जो घर पे रीडू करते हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद है तुम्हारा। सबका टोटल आ जाएगा 12 वो, ये आंसर हो गया। तुम भैया कल 11th का बैच इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि पॉल्स वालों का आज सुबह पेपर था फिजिक्स का। अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो इंतजार करने को कह रहे हैं। तो अभी भी जिनको ज्वाइन करना है वो एक फॉर्म तो भर ही दो, क्योंकि नंबर ज्यादा होगा तो उनको हम छोड़ भी देंगे, है ना। मेन फॉर्म कम बच्चों का भरा हुआ था, और पॉल्स के एग्जाम चल रहे हैं, जॉर्जियस के 3 स्कूलों के एग्जाम है। इस वजह से कल शाम को शुरू नहीं हो पाए हुए, क्योंकि पॉल्स वालों को ज्वाइन करना था, और बाकी उनको हटा दें तो नंबर बहुत कम था, है ना। तो इसलिए जिनको ज्वाइन करना है एक बार फॉर्म भर देना, तो नई डेट जब आए तो बता तो ही दूंगा कब नई डेट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, बुक का क्वेश्चन है, करा दिया था। इसका डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, तो इसको कर लेना घर से, फिर कल इसी को सॉल्व कर दूंगा। बल्कि इसका डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें इसके डायग्राम बड़े करके भेजता हूँ अभी, है ना। तब तक तुम जाओ तो एक ये वाला करके पूछ लो, इनमें से बिना डायग्राम वाला कोई पूछना हो तो नंबर लिख दो तुम। कोई न्यूमेरिकल रह गया हो जिसका बिना डायग्राम वाला, जैसे 12th हो चुका है, 11th करके देख लो, 11th में कुछ पूछना हो। नहीं, 11th में डायग्राम है, वो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। 9th पूछ लो, 9th नहीं आ रहा हो तो 9th तो कर लो, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में डायग्राम भेजता हूँ, तो फिर डायग्राम बड़े करके भेज दूंगा, उन्हें देख के कर लेना तुम, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। 9th पूछना किसी को। नहीं, 9th कोई नहीं। चलो, तो भैया ऐसे खत्म कर लेना भाई, तुम्हारे काम पे ही लगता हूँ, पहले इसको भेजता हूँ बड़ा करके जो क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे।